हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 19 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कब इनको जोड़ा गया, क्या ये मूल संविधान में थी या नहीं थे तो कितने थे, नहीं थे तो कब जोड़ा गया। इन सभी पॉइंट्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग जल्दी से अपना अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे और सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य, या फिर आप इन्हें कह लें क्या, मौलिक कर्तव्य। कहीं कहीं पर आपको मौलिक कर्तव्य और मूल कर्तव्य में कंफ्यूज नहीं होंगे। ना ये सोचो कि ये मूल कर्तव्य पढ़ा है, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, है ना। तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये संविधान में कहाँ पर है। देखो, सबसे पहली बात ये समझिए कि आपके मूल संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये नहीं थी, है ना। तो इनका उल्लेख संविधान के भाग, कौन से भाग, तो आपका हो जाएगा 4 का भाग है। और अनुच्छेद जो है आपका, अनुच्छेद हो जाएगा 51 का। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे कि मूल कर्तव्य आपके संविधान में कब जोड़े गए और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो आप सभी को पता ही होगा कि एक समिति थी आपकी, कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह, है ना, स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी अनुशंसा पर, जिसकी सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, ठीक। आपके जो संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो आप बता देंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक, कब? आपके ये हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन से? 42वां संविधान संशोधन द्वारा, है ना, संशोधन 1976। बात क्लियर आपको? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्लियर? अब देखो, स्टार्टिंग में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को, 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की थी। कितने? 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की थी। लेकिन जो आपके संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। कितने जोड़े गए थे? उस टाइम पे 10 मूल कर्तव्य आपके संविधान में जोड़े गए थे। लेकिन जो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। क्लियर? इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हुए? देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के भाग 4 अनुच्छेद भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में। क्लियर? किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उसमें आपके मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। स्टार्टिंग में आपके 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अब यदि हम लोग बात करें कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है,
किस उद्देश्य से संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो देखो, किसी भी राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए उस देश में रहने वाले नागरिकों का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ ही साथ किसी भी राष्ट्र के विकासशील होने में या विकसित होने में उस देश में रहने वाले नागरिकों का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक उस देश के नागरिकों को अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं पता होगा, अपने ड्यूटीज के बारे में नहीं पता होगा, अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन नहीं करेंगे, निर्वहन नहीं करेंगे, तो उस देश का विकास या उस देश का विकसित होना उस देश के नागरिकों पर ही डिपेंड करता है। कैसे? इसका देखो सीधे सीधे उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग कब आजाद हुए, हम लोग कब स्वतंत्र हुए। तो हम लोग स्वतंत्र होते हैं 1947 में, है ना। 1947 में हम लोग आजाद हो जाते हैं, है ना। और हम लोग अभी भी विकासशील ही हैं, अभी भी हमारा जो देश है विकासशील है। यहीं पर जापान कब हुआ था आपका? 1945 में। 1945 में, मात्र 2 साल का अंतर है। और आप सभी जानते हैं कि जब आपका विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध था, कि उस टाइम के बाद जापान की क्या हालत हो रही थी, है ना। लेकिन जापान क्या है? एक विकसित देश है और अपना भारत अभी भी विकासशील है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो, है ना। तो उस देश में रहने वाले नागरिकों का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी राष्ट्र को विकासशील या विकसित बनाने में। यहां तक आपको चीज क्लियर हुई? ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की। आपके संविधान में जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो इसमें किसमें क्या बात कही गई है उस चीज के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य कि आपके कितने मूल कर्तव्य हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि टोटल जो आपके मूल कर्तव्य हैं 11 हैं, और किस मूल कर्तव्य में क्या बात कही गई है उस बारे में अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझने की बात यह है कि आप लोगों को लिखा हुआ सामने दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और क्लास को स्किप करके देख लें, है ना। लिखा हुआ तो आपको कई जगह मिल जाएगा, बुकों में भी मिल जाएगा, और भी कई सारे स्क्रीनशॉट आपके फोन में पड़े होंगे पहले से। आप उन स्क्रीनशॉट को कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं? नहीं ना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो लिखा है, ऐसा लिखा हुआ बुकों में मिल जाएगा, है ना। लेकिन आपको समझना है कि जो एक एक शब्द है, इस एक एक शब्द में अंतर्निहित भावना क्या है। जो भी संविधान में शब्द लिखे हैं उनको, या फिर मूल कर्तव्यों में जो एक एक शब्द लिखा है, उनके अंदर की भावना क्या है, वो चीज हम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझनी है। तो सबसे पहले है आपका अनुच्छेद 51 की काम में आपके मूल कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। आप लोग लिख लेंगे और साथ ही साथ आप लोग समझेंगे कि क्या कह रहा है आपका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों के बारे में लिखा है। अब मूल कर्तव्य शुरू होते हैं आपके यहाँ से नंबर 1। नंबर 1 में है क्या है कि संविधान का पालन करें। देखो, प्रत्येक नागरिक किसके लिए है मूल कर्तव्य? भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा क्या, कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान जो भी भारत के नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों का ये दायित्व है, ये कर्तव्य बनता है कि संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करने से मतलब ये है कि देखो, आपके जो भारत देश में है, अपने देश में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊंचा कौन है? ना ही कोई पद है, ना ही कोई संस्था है, और ना ही कुछ है। सबसे ऊपर जो है आपके यहाँ अपने देश में क्या है? संविधान। सबसे बड़ा क्या है? संविधान। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, और जो भी संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उनका आदर करें। अब देखो, जो भी आपके संस्थाएं हैं, है ना, और आदर्श हैं,
क्या इनका वो पालन करना या मतलब इनकी रक्षा करना क्या सिर्फ किसी राष्ट्र का दायित्व होता है या फिर किसी संस्था का ही अधिकार होता है कि ये संस्था अच्छी रहे या खराब हो रहे, है ना, अच्छी बने या खराब बने? क्या नागरिकों का कोई कर्तव्य नहीं होता? जब नागरिक खुद में अपने आप को सुधारेगा तभी तो देश सुधरेगा, है ना। तो वही बात है इसमें कि संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे यानी कि आदर करे। क्लियर? पहला मूल कर्तव्य आपको कंफर्म हुआ। दूसरा है आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, कहने का मतलब ये है कि जो भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए हैं उन आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे हमारे, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, जिसके कह सकते हैं कि आज जो हम लोग स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं, जिनके कारण हम लोग स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं, हमें उनको भूलना नहीं है। हमें उनके आदर्शों को हृदय में संजो के रखना है कि वो लोग क्या चाहते थे, आजादी चाहते थे, हम लोग अच्छे से रहे, है ना। उनके आदर्शों को हृदय में संजो के रखना है और उनका पालन करना है। अब ऐसा नहीं है कि वो तो हमको स्वतंत्रता दिला के चले गए, है ना, जो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे वो तो हम लोगों को स्वतंत्रता दिला के चले गए, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, दूसरे पर शासन चला रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। उनके आदर्शों को हृदय में संजो के रखना है और उनका अच्छे से पालन करना है। क्लियर? इसके बाद नंबर 3 है आपका भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देखो, प्रभुता, एकता और अखंडता, ये शब्द हम लोगों ने प्रस्तावना में भी पढ़े हैं, है ना। प्रस्तावना में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, है ना, ये सारे शब्द आपको प्रस्तावना में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। तो उनकी एकता का, अखंडता का और संप्रभुता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। क्लियर? 3 मूल कर्तव्य आपको अच्छे से क्लियर हुए। भाई स्वतंत्र हुए, जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, है ना, तो हमें क्या करना है, एकता और अखंडता की भी रक्षा करनी है। क्लियर? इसके बाद देखो नंबर 4 क्या कह रहा है आपका कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हम लोगों को क्या करना है, अपने देश की रक्षा करना है और आह्वान किए जाने पर, आह्वान का मतलब होता है बुलाना, है ना, बुलाया जाना। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, कि जब भी हमको बुलाया जाता है राष्ट्र की सेवा के लिए तो हम राष्ट्र की सेवा करें। आपने मूल अधिकार में पढ़ा था आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 में था शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता, है ना। उसमें था 14 साल से कम आयु के बच्चों को उसमें काम नहीं करवाया जा सकता है, महिलाओं से काम नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब भी राष्ट्र हित की बात आती है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भाई हम जब हमारे देश को हमारी जरूरत होगी तो हमें मतलब रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए राष्ट्र की, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हमारा देश जो है विकसित हो पाएगा, है ना। तो इसका ये मतलब है जब आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। क्लियर? अगला है आपका 5 नंबर 5 में है भारत के सभी लोगों में समता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। समझ रहे हैं ना? क्या देखो, समता और समान भ्रातृत्व,
सभी लोगों को क्या करना है, समान भ्रातृत्व मतलब एक जैसा बन के रहना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, समान भाईचारे में रहें, मिलजुल कर रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, है ना। समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी कि जो किसी भी धर्म से और जाति के, लिखा है यहाँ पर भाषा और वर्ग, किसी भी धर्म, भाषा और वर्ग के आधारित भेदभाव से परे हो। यानी कि ऐसे भाईचारे में बन के रहें हम लोग, जो आप किसी भी धर्म से नहीं भेदभाव होना चाहिए, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर नहीं होना चाहिए और भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने आर्टिकल 15 में भी पढ़ा था मूल अधिकार में कि किसी के साथ भी धर्म, जाति, भेदभाव के आधार पर वो नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही है समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसे भ्रातृत्व का निर्माण करें जिसमें कोई भी भाषा, कोई भी वर्ग का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके साथ भेदभाव ना हो। क्लियर। और क्या है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, यानी कि ऐसी प्रथाओं को देश से हटाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे आपकी प्रथा है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, ऐसी कई सारी प्रथाएं हैं जो स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। यानी कि अब कहने का मतलब ये है, देखो सती प्रथा है, सती प्रथा में क्या किया जाता था, महिलाओं को जिंदा ही जला दिया जाता था उनके पति के साथ। यदि उसकी पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को जिंदा ही जला दिया जाता था उसकी पति के साथ, उसकी चिता पर, है ना। तो ऐसी प्रथाओं से क्या होगा, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इन प्रथाओं को समाप्त करने में सहयोग दें, है ना, राष्ट्र का। क्लियर। इसके बाद अगला क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। देखो, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, जो हमारी परंपरा चली आ रही है, संस्कृति जो हमारी चली आ रही है पुराणों से, वेदों से, है ना, कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उस संस्कृति का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। और उसका परिरक्षण मतलब है कि उसका अच्छे से पालन करें, समझें और उसी के आधार पर आगे बढ़े, है ना। संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें कि कितनी अच्छी हमारी संस्कृति थी, कितना अच्छा ज्ञान था, है ना, और उसका परिरक्षण करें, उसी के आधार पर आगे बढ़े। क्लियर। तो ये 6 आपको मूल कर्तव्य क्लियर हुए। अब आप इनको नोट कर लीजिए, समझ में एक एक बात आ गई है, अब आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका, अगला देखिए, अगला नंबर 7 नंबर मूल कर्तव्य आपका क्या कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण की, क्या, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है, प्राकृतिक पर्यावरण, जो भी आपका पर्यावरण है उसमें रहने वाली सभी जीव जंतु, वन, सभी जीव जंतु हो या वन हो, जो भी चीजें हैं, झीलें हैं, नदी हैं, सबकी रक्षा करना नागरिकों का दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। वही इसमें कहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, वनों की रक्षा करनी चाहिए हम लोगों को, झीलों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वन है तो वनों को क्या कर किया, सब सारे वन कटवा दिए। अगर सारे वन कट जाएंगे तो फिर हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, है ना। वनों की रक्षा करनी चाहिए, झीलों की रक्षा करनी चाहिए, नदी को तो हम लोग क्या कहते हैं, गंगा मैया, है ना। नदियों को तो हमारे यहाँ माता की संज्ञा दी गई है ना। नदियों की रक्षा करनी चाहिए, नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों का कर्तव्य है। लेकिन कहाँ मानते हैं लोग, देखो पूजा करने जाते हैं तो उसी नदी में नहाएंगे, उसी में
उसी में नहाएंगे, वही नदी का जल शुद्ध मानेंगे, घर पे ले आएंगे, है ना, और उसी में सब फूल कचड़ा वचड़ा सब उसी में डाल देंगे, उसी में कचड़ा भी फेंकेंगे, उसी में नहाएंगे भी, और उसी के जल को हम लोग पूजा के लिए यूज करते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नदियों में क्या करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। वन्य जीव हैं, सभी की रक्षा करनी चाहिए और उसका संवर्धन करें, यानी कि और भी खुद भी करें और दूसरे व्यक्तियों को भी ये चीजें बताएं, दूसरे नागरिकों को भी इन चीजों के बारे में बताना चाहिए कि भाई हम लोगों को क्या करना है, इन सभी चीजों की रक्षा करना है, इन सबको प्रदूषित नहीं करना है, वनों को नहीं काटना है, नदियों को नहीं प्रदूषित करना है, वन्य जीवों को नहीं मारना है ना। ये हमारा मूल कर्तव्य है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो भी प्राणी हैं, आपके जीव हैं, ऐसा नहीं कि कोई कीड़ा जा रहा है उसको मार दिया फटाक से, ऐसा नहीं करना है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव जंतु को चोट नहीं पहुंचानी है। क्लियर, ये हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक, इसके बाद क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि हमें किसी पर भी अंधविश्वास नहीं कर लेना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को कोई भी चीजें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर देखनी चाहिए। ये समझना चाहिए, अच्छा हाँ ये व्हाइट बोर्ड है तो क्यों है, अगर ये ना होता तो क्यों, क्या दिक्कत होती, इसके होने से क्या फायदा है, इसके ना होने से क्या दिक्कत होती। किसी भी चीज का दोनों पहलुओं पर क्या करना है, ज्ञानार्जन करना है। यानी कि किसी भी चीज को लेकर उसके दोनों पहलुओं को सोचना है कि अगर ये चीज है तो क्यों है, और नहीं होती तो इसके ना होने से क्या दिक्कत होती, क्या समस्या होती है ना। मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना में विकास करें। क्लियर। इसके बाद है आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति, अब अच्छा आप लोग ये बताइए कि सार्वजनिक संपत्ति होती क्या है। सार्वजनिक जो संपत्ति होती है कहाँ से आती है, बताओ कहाँ से आती है। तो आप ये कहेंगे सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, जो नॉर्मल नागरिक होते हैं, जो भारत के नागरिक होते हैं, उन्हीं के द्वारा, जो हम लोगों के द्वारा टैक्स दिया जाता है, उसी से तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है ना। कह सकते हैं कि नागरिकों के द्वारा कमाए गए धन से, है ना, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है। तो क्या करना है, अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, मान लो अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, सार्वजनिक संपत्ति छिन्न विच्छिन्न हो जाती है, वो क्या है, खराब हो जाती है। अब आप देखते हैं कि जब भी आक्रमण होता है तो क्या होता है, अगर किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं ना। तो अगर किसी अपने जैसे सार्वजनिक संपत्ति पर कोई भी अटैक होता है, कोई सार्वजनिक संपत्ति उस पर अटैक हुआ, वो खराब हो गया, तो इसमें नुकसान किसका है, देश का नुकसान तो है ही, और देश में रहने वाले नागरिकों का भी नुकसान है। भाई जब हमारे यहाँ सार्वजनिक संपत्ति ही नहीं रहेगी तो हम लोग अपने देश को विकसित कैसे करेंगे, है ना। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहें। गांधी जी ये बात कहते कहते अहिंसा परमो धर्मा, है ना, कहते कहते चले गए कि हमको हिंसा नहीं करनी है, हमको शांतिपूर्ण रहना है। तो वही है, हिंसा से दूर रहें। क्लियर। अब देखो अगला क्या है, नंबर 10 जो आपका मूल कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। चाहे कोई व्यक्तिगत हो, निजी अपने खुद के लिए हो, या फिर सामूहिक गतिविधि हो, कोई खुद की एक सिंगल पर्सन के लिए हो या कोई समूह हो, के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। या आप
अकेले जा रहे हो। कहने का मतलब ये है किसी लक्ष्य को पाने के लिए आप अकेले हो या किसी समूह के साथ हो, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र पर निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जिससे क्या होगा, जो अपना राष्ट्र है, अपना देश है, निरंतर ऊंचाइयों को छूता रहेगा, उपलब्धि को नई ऊंचाइयों तक ले जाता रहेगा। समझ गए? आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहें। जब आप आगे बढ़ेंगे, आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, तो अपने ही देश का तो नाम रोशन होगा कि हाँ, इंडिया का कोई ऐसा है। अभी देखो क्या हुआ है, चंद्रयान 3 है ना, चंद्रयान 3 पहुंचा है चंद्रमा की सतह पर, है ना। तो इसमें किसका नाम रोशन हुआ? अपने पूरे भारत देश का, है ना। तो वही कहने का मतलब है। क्लियर? इसके बाद मूल कर्तव्य नंबर 11 हम लोगों ने पढ़ा कि जब आपके सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 हैं। तो 11वां जो मूल कर्तव्य आपका जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कब जोड़ा गया है? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें क्या कहा गया है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं, कोई एक बालक होता है, कोई बच्चा होता है, या तो उसके माता पिता होते हैं उसके साथ उसका पालन पोषण करने के लिए, और माता पिता नहीं होते हैं तो कोई संरक्षक होता है। जैसे कि किसी को हम लोग गोद ले लेते हैं, है ना। तो गोद लेते हैं तो वो उसका संरक्षक हो जाता है, बच्चे का, जो गोद ले लेते हैं। या फिर माता पिता ना हो तो किसी बच्चे का पालन पोषण उसके दादा दादी कर रहे हो, है ना, तो वो संरक्षक हो जाते हैं। तो वही है माता पिता या संरक्षक। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिपालक, माता पिता तो बालक, संरक्षक होगा तो उसके प्रतिपालक के लिए शिक्षा अवसर प्रदान करें। देखो, जो भी बच्चा होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का, हालांकि ये हमारा मूल अधिकार भी है, अनुच्छेद 21 के काम में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल अधिकार भी है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जो बच्चा 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का रहता है, तो उसको, ये बच्चे क्या होते हैं, 6 वर्ष 8-10 साल का बच्चा है, उसे इतनी समझ नहीं होती है कि मेरे लिए पढ़ना जरूरी है या खेलना जरूरी है ना। तो वो अपने मूल अधिकारों के लिए अच्छे से स्टैंड नहीं कर सकता। अगर उसके लिए मतलब उसकी पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है, तो वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे पढ़ने जाना है, ये मेरा मूल अधिकार है। उसमें इतनी समझ नहीं होती है ना। और जब तक उसमें इतनी समझ आती है तब तक वो हो जाता है 16, 17, 18, 20 साल का, है ना। तो इसलिए इसमें ये आपका मूल कर्तव्य भी है माता पिता का और संरक्षक का, कि जो आपका 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है उसको शिक्षा दी जाए, है ना, कि आयु वाले यथाशक्ति प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य है। जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए, यानी कि उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए। ये माता पिता का कर्तव्य होता है। क्लियर? तो हम लोगों ने 11 के 11 मूल कर्तव्य अच्छे से पढ़ लिए। उम्मीद है कि आपको मूल कर्तव्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कई बार क्या होता है कि आपको ये क्वेश्चन सीधे सीधे ना दे करके क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा भी देगा। जैसे ये आपसे पूछ लिया, 11वें मूल कर्तव्य को पूछने का मतलब ऐसे पूछ लिया उसने, ऐसा कौन सा मूल कर्तव्य है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, तो आप बता देंगे कि 11वां है। और अगर आपसे पूछ ले कि स्त्रियों के सम्मान के लिए या फिर स्त्रियों के सम्मान के लिए कौन सा मूल कर्तव्य आपका है, तो आप बता देंगे, है ना। तो कई बार क्वेश्चंस की लैंग्वेज को घुमाकर भी पूछ लेता है। तो अब आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद है साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो
तो आप पिछली क्लासेस भी पॉलिटी की अवश्य देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली क्लासेस आप लोग भी देख लीजिए। साथियों, क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।